सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, जो हम लोग का सुपर टॉपिक का सुपर मेगा रिवीजन चल रहा है, उसका ये पार्ट 3 है और लास्ट पार्ट है। ठीक है, लास्ट पार्ट है। इसमें मैं जो है परामर्श तक समाप्त कर दूंगा। उसके बाद जो है एक टीकाकरण बचेगा और क्या बचेगा, जो संस्थाएं हैं वो बचेंगी। ठीक है, जो विश्व स्तर की संस्थाएं हैं, स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, वो बचेंगी। तो उसका मैं अलग से वीडियो बहुत पहले डाल चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिएगा। बाकी यहाँ तक जो है मात्र 3 वीडियो में जो भी मुख्य मुख्य पॉइंट हैं, मुख्य मुख्य टॉपिक है, ठीक है, उसको मैं जो है समाप्त कर दिया हूँ। तो आप लोग जो है अगर नहीं देखे हैं तो लगभग जो है 30-35 मिनट की वीडियो है। आप लोग इतने में सब कुछ रिवीजन कर सकते हैं। जितना आप लोग जो है 5 घंटे में पढ़ेंगे, 5 घंटे में, उतना मैं जो है 35 मिनट में निपटाने की कोशिश किया हूँ, उतना 35 मिनट में निपट जाएगा। ठीक है, तो यही आशा है। ठीक है, और ये मेरा क्या है, एग्जाम पे अंतिम प्रहार है। आशा है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। एड्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। ये क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है, यानी कि आपके इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। एड्स का सबसे पहले जो है वर्ष 1981 में पता चला था। 1981 में सबसे पहले पता चला था एड्स का, अफ्रीका में। ठीक है, एड्स एक विषाणु जनित रोग है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस उस विषाणु का नाम है। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस उस विषाणु का नाम है। HIV और एड्स में अंतर समझ लीजिए। HIV जब ये संक्रमण होता है तो HIV होता है। एड्स क्या होता है, एड्स जो है लास्ट स्टेज होता है जिसमें इंसान की मृत्यु हो जाती है। HIV में अगर बचाव किया जाए तो एड्स के तक नहीं पहुंच सकता है इंसान। जो है अपना जीवन स्वयं तरीके से बढ़ते दवाइयों का प्रयोग करे तो आसानी से जीवन जी सकता है। इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जो हम लोग पढ़े थे, जो हम लोग महामैराथन कर रहे थे एग्जाम्स के लिए, उसमें क्वेश्चंस में आमतौर पर HIV का संक्रमण निम्नलिखित से होता है। संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से, यानी कि यौन संबंध में आते हैं, यौन संबंध में आते हैं तो भी क्या हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। संदूषित रक्त या रुधिर के उत्पादों का दान करना, यानी कि किसी को एड्स हुआ है, उससे रक्त ले लिया तो भी एड्स हो सकता है। संदूषित सुइयों के साझा प्रयोग से, ठीक है, यानी कि किसी को इंजेक्शन लग रहा है, उसी इंजेक्शन का जो है प्रयोग दूसरे में कर दिया जाए तो भी जो है क्या हो सकता है, HIV हो सकता है। संक्रमित माँ के अपरा द्वारा उसके बच्चे में। ठीक है, देखिए, जो गर्भवती माँ को अगर एड्स है तो उसके जो अपरा है, यानी कि प्लेसेंटा है, उसके थ्रू भी बच्चे को क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। तो कोशिश ये की जाती है कि जो एड्स की मरीज महिलाएं हैं वो बच्चे को जन्म ना दें तो ही अच्छा है, क्योंकि जो बच्चा जन्म लेगा वो भी क्या होगा, एड्स का मरीज होगा और उसका भविष्य क्या होगा, बहुत ही बुरा होगा। HIV सहायक T लसिकाओं में घुस जाता है और प्रतिकृति बनाता है और संतति विषाणु पैदा करता है। यानी कि जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी क्या है, वायरस है, वो क्या करता है, T लसिका में, यानी कि T लसिका क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। उसमें घुस कर क्या करता है, अपनी प्रतिकृति बनाता है, वैसा जो है डेवलप करता रहता है अपने जैसा, और क्या करता है, T लसिकाणुओं को संख्या में उत्तरोत्तर कमी हो जाती है। इस अवधि के दौरान जो है बार बार बुखार, दस्त आता है, वजन घटता है। ठीक है, और हमारे जो है धीरे धीरे करके क्या कर देता है, T लसिकाओं को खत्म कर देता है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी कमजोर कर देता है। तो एड्स के रोकथाम के क्या उपाय बन सकते हैं, एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका जो है रोकथाम ही सबसे उत्तम उपाय है। रक्त बैंक को HIV से मुक्त करना चाहिए। जहाँ पे ब्लड बैंक है वहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि जिससे ब्लड ले रहे हैं वो जो है एड्स का क्या हो, मरीज ना हो। सुई और सिरिंज केवल एक ही बार प्रयोग करें। जो इंजेक्शन वगैरह का प्रयोग होता है केवल एक ही बार प्रयोग हो। आजकल तो मैक्सिमम ऐसा ही हो रहा है। कंडोम का मुफ्त वितरण हो। सुरक्षित यौन संबंधों की सिफारिश किया जाए। आगे बढ़ते हैं, डिप्थीरिया पे आते हैं। ठीक है, डिप्थीरिया क्या है, तीव्र जो है संचारी रोग है, यानी कि बहुत तेजी से फैलने वाला रोग है डिप्थीरिया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं डिप्थीरिया को। कोलोनी बैक्टीरियम नामक जीवाणु के कारण होता है। ये गले में टांसिल हो जाता है, नाक भी प्रभावित होता है इससे। इसका जीवाणु एक शक्तिशाली विष पैदा करते हैं। यह रोग तंत्रिका तंत्र प्रणाली और हृदय को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और हृदय को प्रभावित करता है डिप्थीरिया। ठीक है, टांसिल भी होता है, नाक को भी प्रभावित करता है। कोलोनी बैक्टीरियम की वजह से जो है होता है। इसका जो है संचालन कैसे होता है,
सीधा संपर्क खांसने से, छींकने से या चुंबन लेने से। अप्रत्यक्ष संपर्क कैसे होता है? संदूषित वस्तुओं का, बर्तन का, तौलियों का, रुमाल का, थर्मामीटर का इत्यादि, खिलौने, पेंसिल इत्यादि का अगर कोई व्यक्ति प्रयोग कर लेता है तो उसको डिप्थीरिया हो जाएगा। लक्षण क्या है? बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, सर्दी जुकाम, श्वास में दुर्गंध, गले में जलन होगा, गर्दन में सूजन होगा। ठीक है। बचाव, स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचना दे दें, रोगी को दूसरे कमरे में रखें क्योंकि ये संचालित रोग है, उसकी वस्तुओं को गर्म पानी से उबाल कर धोना ताकि जो है उसमें का जो भी जीवी हैं वो मर जाएं। अच्छा, एक और बात बता दूं, इस चैप्टर का पढ़ने का मुख्य उद्देश्य होता है कि अगर आपको जो है कभी कोई रोग हुआ हो, ठीक है, तो उस रोग को आप याद करिए, हाँ यार मुझे तो उस समय वो रोग हुआ था, तो ये परेशानी हुई थी। ठीक है। या कोई आपके घर में किसी रोग से ग्रसित है, जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, ये डिप्थीरिया हो गया, ठीक है, कॉमन कोल्ड हो गया, जो भी आप, तो उस रोग को क्या करिए, आप निरीक्षण करिए। जो निरीक्षण करेंगे तो उसके सिम्टम्स ये सब सारे क्या हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। तो एक तरीका होता है पढ़ने का, और नहीं तो आप अनुभव से भी धीरे धीरे जान जाएंगे, क्योंकि इसको, इस चैप्टर को याद करना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन खास तौर से किस ये रोग जो है वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, किससे होता है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये जरूरी है। ठीक है। इसका उपचार क्या है? देखिए, इसका उपचार 3 टीका लगता है। देखिए, डीपीटी का 3 टीका लगता है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी या कुकुर खांसी, और टी से टिटनेस। इस तीनों जो है एक ही साथ टीके होते हैं 3 लोगों के लिए। पहला टीका जब बच्चा 1.5 महीने का होता है तब लगता है, उसके बाद जो 1-1 महीने गैप करके लगता है, यानी कि 3 टीके लगते हैं। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस, यानी कि डिप्थीरिया, और पी से पर्ट्यूसिस होता है, पर्ट्यूसिस मतलब कुकुर खांसी होता है, और टिटनेस। ठीक है। कोरोना वायरस के बारे में बात कर लेते हैं। वायरस से होने वाला रोग है। इस परिवार के वायरस कुछ सामान्य रोग जैसे सर्दी जुकाम और कुछ गंभीर रोग जैसे श्वसन संबंधी, यानी कि फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, आंत को प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो देखिए, जो सामान्य रोग पैदा करने वाले हैं वो क्या है? 229E अल्फा है, NL63 अल्फा है, OC43 बीटा है, HKU1 बीटा है। लेकिन जो गंभीर रूप से प्रभावित करता है वो कौन सा है? वो सारस है, जिसका नाम क्या है? इसको एकदम इंपॉर्टेंट है, याद करना जरूरी है, स्टार मार्क लगा लीजिए। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सारस का फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है सार्स का फुल फॉर्म है। ये जो है ऐसा कोरोना वायरस है जो क्या करता है, आपके फेफड़े को प्रभावित करता है। काली खांसी, वही डीपीटी वाला काली खांसी। ठीक है। श्वास नली मार्ग को अत्यधिक संक्रामक बीमारी जैसे बार्टल पर्टूसिस नामक जीवाणु का कारण बन जाता है। ठीक है। बार्टल पर्टूसिस नामक जीवाणु है, ठीक है, जिसको पर्टूसिस कहते भी हैं काली खांसी को, उसके कारण होता है। श्वास नली में अत्यधिक संक्रमण हो जाता है इसमें। टिटनेस में ये अंतःपेशीय रूप में दिया जाता है, जो टिटनेस का टीका होता है, अंतःपेशीय यानी कि मांसपेशी में दिया जाता है। तो बता चुका हूँ कि डीपीटी का टीका लगता है, उसमें तीनों डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस तीनों का जो है क्या रहता है, इलाज हो जाता है। पोलियो की बात कर लेते हैं। ठीक है। पोलियो आंत्र विषाणु है। यह मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी तथा तंत्रिकाओं को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण लकवा भी हो सकता है। पोलियो के मरीज को आप लोग देखे होंगे, हालांकि अब तो इंडिया पोलियो फ्री हो रहा है, धीरे धीरे हो चुका है। तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है पोलियो का वायरस। ठीक है। लकवा का शिकायत हो सकता है। संचार विधि क्या है इसका? मलीय एवं मौखिक मार्ग से। ठीक है। दूषित जल, खाद्य पदार्थों तथा मक्खियों से यह जो फैलता है। बिंदुक संक्रमण है कि जब विषाणु गले में पाए जाते हैं तो हो सकता है कि घनिष्ठ व्यक्तिगत संपर्क के संक्रमण की सहायता से पोलियो का लक्षण व चिन्ह आ जाए, मतलब पोलियो उसको हो जाए। पोलियो के लक्षण और चिन्ह क्या है? बुखार, सिर दर्द, गर्दन तथा पीठ में ऐंठन, उल्टी आना, ये सब क्या है, इसके लक्षण है पोलियो के। पोलियो का ओपीवी जो टीका लगता है, ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन। ठीक है। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, वो टीका बच्चों को जो सही टाइम पे लगवाना चाहिए, वरना जो है ये क्या कर सकता है, आपके बच्चे को लकवा से पीड़ित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, तपेदिक या टीबी या यक्ष्मा पे आते हैं, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस की बात करते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु का कारण होता है। जो इसका जीवाणु है, यानी कि जो बैक्टीरिया है, उसका नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। उसके कारण जो है टीबी होता है। ये रोग जो है, रोग किसको प्रभावित करता है? मुख्य रूप से फेफड़े को प्रभावित करता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किससे होता है, किसको प्रभावित करता है। ठीक है। आंत, अस्थियां, त्वचा, जोड़ों, शरीर के अन्य ऊतकों को भी प्रभावित करता है। आंत को भी, अस्थियों को भी, त्वचा को भी, जोड़ों को भी प्रभावित करता है। टीबी या के चिन्ह क्या है, लक्षण क्या है?
टीबी को देखिए, ध्यान रखिए, टीबी को यक्ष्मा भी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है, नाम भी याद रखना है आपको। इसके लक्षण क्या हैं? वजन में कमी होता है, लंबी अवधि की तक खांसी रहती है, छाती में दर्द और थकावट हो जाता है, ठीक है। ऐसे लोग बहुत खांसते हैं जो टीबी के मरीज होते हैं, छाती में दर्द होता है, थकावट हो जाती है, क्योंकि देखिए फेफड़े में होता है ना इन्फेक्शन, तो छाती से संबंधित है ये। शाम को बुखार आता है और रात में पसीना भी आता है। इसमें थूक थूक में क्या आता है? खून आता है। थूकते हैं तो क्या आता है? उसमें ब्लड आता है, क्योंकि फेफड़े में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है इसमें, इस रोग में। चिकन पॉक्स की बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा, ठीक है। हर्पेस विषाणु बेसिला कारण जो है चिकन पॉक्स होता है। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? हर्पेस विषाणु यानी कि वायरस बेसिला कारण होता है। लक्षण क्या है? बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, बेचैनी, कपकपी। इसमें क्या होता है? स्किन पे चकते चकते जो दाने पड़ जाते हैं। रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही संक्रामक रोग है ये, ठीक है। इसका कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, यानी कि होगा अपने आप ही ठीक है, यानी कि आपके अंदर जब इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा अपने से, तभी ठीक होगा। लगभग 7 से 8 दिन लग जाते हैं, कभी कभी 10 दिन लग जाते हैं। केवल द्वितीयक संक्रमण को रोकने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर जो है द्वितीयक संक्रमण को रोकने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। हेपेटाइटिस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तीव्र संक्रामक रोग है जो वायरस से होता है। यह जो है क्या है? तीव्र संक्रामक रोग है जो क्या होता है? वायरस से होता है। मुख्य रूप से यकृत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। कौन सा? हेपेटाइटिस। देखिए बहुत ही, ये सब जितने भी रोगों को रखा हूँ बहुत ही जाने पहचाने रोग हैं, बहुत ही कॉमन रोग हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आप जो है ध्यान से इसको याद कर रखिए। त्वचा का रंग जो है लगभग रंग पीला हो जाता है इस रोग में। देखिए ये भी, इसमें भी रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए। जब तक हेपेटाइटिस ठीक ना हो जाए तब तक रोगी को पूर्ण आराम करना चाहिए, ठीक है। यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है। ये रोगी जो द्वारा जो है प्रयुक्त सभी सामानों का बीज संक्रमण करना चाहिए। बीज संक्रमण का क्या मतलब होता है? उसको जो है गर्म पानी में उबाल के धोइए अच्छे से सर्फ से, ठीक है। डॉक्टर के हिसाब से डिटॉल वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं उसको धुलने के लिए, फिर सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, इसमें जो है जरूरी होता है। रेबीज की बात कर लेते हैं। यह जो है वायरस जनित रोग है, यानी कि वायरस से होने वाला रोग है। ये जो है पागल कुत्ते, बिल्ली, सियार, भेड़िए इत्यादि के काटने से होता है। इसमें रोगी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगर रेबीज किसी को हो गया तो मरना तय है। देखिए इसमें क्या किया जाता है? अगर मान लीजिए कोई कुत्ता काट लिया, तो आप जो है 10 दिन तक उसको निरीक्षण करिए कि क्या कुत्ता 10 दिन तक अंदर मरा तो नहीं। अगर मर गया तो समझिए कि आपको रेबीज हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले ये अच्छा उपाय होता है कि पहले आप जो है वो काट ले तो सबसे पहले साबुन से उसको 15 से 20 मिनट धुलिए, बहते हुए पानी से, यानी कि नल को चालू कर दीजिए और बहते हुए पानी में 15 से 20 मिनट धुलिए उसको, ठीक है। आपका आधा काम वहीं हो जाएगा। फिर टिटनेस का सुई लीजिए, फिर 1 दिन बाद जो है जाइए हॉस्पिटल पे, डॉक्टर से मिलिए, कहे कि हमको कुत्ते ने काटा है, तो वहाँ इंजेक्शन ले लीजिए। फिर उस कुत्ते को निरीक्षण करते रहिएगा। कुत्ता 10 दिन तक जिंदा है, 10 दिन के बाद भी जिंदा है, तो समझिए कि आप सेफ हैं। ये पागल कुत्ते काटने से होता है। बहुत लोगों को ये पता होता है कि नहीं कोई भी कुत्ता काट दिया, कोई बिल्ली काट दिया, सियार काट दिया, भेड़िया काट दिया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जब तक आप आपके निगरानी में है, निरीक्षण में है, तो उसको आप सर्च करते रहिए, ठीक है। अगर सर्च करने के लायक नहीं तो आप इंजेक्शन जरूर लीजिए। इंजेक्शन शुरू में भी लेना जरूरी है, ऐसा नहीं है। मलेरिया की बात कर रहे हैं। यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ कारण होता है। किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ कारण होता है। यह मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा मनुष्य में संचालित होता है। तो देखिए ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा हूँ, ठीक है। कौन संचालित करता है? इसमें मादा एनोफिलीज मच्छर जो है मलेरिया को संचालित करती हैं। अच्छा, मलेरिया के लक्षण क्या हैं? ठीक है, इसको देख लेते हैं। रोगी को बुखार के साथ ठंड और कपकपी होने लगती है। जब रोगी को बुखार आता है तो ठंड लगती है और कपकपी होती है, ठीक। कपकपा के बुखार आएगा इसमें, ठीक है। बुखार उतरने पर रोगी को गर्मी लगने लगता है। बुखार कैसे भी उतर गया तो रोगी को गर्मी लगने लगेगा, बुखार आएगा तो ठंडी लगने लगेगा, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में नहीं रहेगा। अधिक पसीना अगर रोगी को आ जाए तो बुखार क्या होता है? उतर जाता है। अब थोड़ा सा डेंगू के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। डेंगू क्या कहते हैं? कि हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। हड्डी तोड़ बुखार क्यों कहते हैं? क्योंकि हड्डियों में जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि हड्डी तोड़ बुखार किसको कहते हैं? डेंगू को, मलेरिया को, टाइफाइड को, ठीक है। तो डेंगू होगा आपका उत्तर। यह ईडिस इजिप्टी, ईडिस एल्बोपिक्टस नामक मच्छर के काटने से होता है। देखिए मच्छरों को याद रखना है इसमें। मच्छर अपना नाम याद रहे चाहे ना रहे, मच्छरों का नाम इसमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में अपना नाम तो याद ही रखना भाई, वो एमआर में भरना है, ऐसे बोल दिया। लेकिन जो है ईडिस इजिप्टी, ठीक है। अच्छा, वो एमआर में नाम कहाँ भरना होता है? उसमें तो रोल नंबर भरना होता है। कुछ दिन के लिए नाम भूल जाइए, लेकिन जो है इसको जरूर याद रखिए, जो मच्छर वगैरह है, ठीक है।
डेंगू के चिन्ह व लक्षण, बुखार आता है इसमें, पेशियों और जोड़ों में जो है गंभीर दर्द होता है, व्यक्ति कार्य करने में असक्षम हो जाता है, शरीर के विभिन्न अंगों में से क्या होता है, रक्तस्राव भी हो सकता है इसमें। फाइलेरिया की बात कर लेते हैं, वही हाथी पांव। फाइलेरिया मतलब क्या है, हाथी पांव, ठीक है, हाथी पांव। यह फाइलेरिया परजीवी के कारण होता है। फाइलेरिया परजीवी जब काटता है तो होता है। यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से मनुष्य में संचारित होता है। कौन सा मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, याद रखिएगा नाम। फाइलेरिया के चिन्ह क्या है, लक्षण क्या है, ज्वर से पीड़ित होता है आदमी, ठीक है, इसमें जो है सामान्यतः बुखार आता रहता है जब उसका सब शुरुआत होता है तब। ट्रेकोमा क्या है, ये जो है आंख से संबंधित बीमारी है। किस संबंधित बीमारी है, आंख से संबंधित बीमारी है ट्रेकोमा, ठीक है। आंखों की कार्निया का संसाधित रोग है, ठीक है, आंखों की कार्निया क्या है, संसाधित रोग है। आंखों में लालापन होता है, तेज जलन होता है, आंखों से पानी आना, अंधता, निद्रा ना आना, ठीक है, क्या है ये ट्रेकोमा का लक्षण है। तो ये जो है याद रखिए, कार्निया को प्रभावित करता है ट्रेकोमा। खुजली के बारे में बात कर लेते हैं। खुजली ये तो क्या है, राष्ट्रीय बीमारी है, सबको है लगभग, ठीक है, इंडिया में। यह फफूंद जनित रोग है। क्या है, फफूंद जनित रोग है। यह एकेरस स्केबीज नामक कवक के कारण होता है। नाम याद रखना है कि एकेरस स्केबीज नामक कवक के कारण होता है, फंगस के कारण होता है, ठीक है, फंगस, ठीक है। यह संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, बहुत तेज फैलता है। इसको तो सब लोग अनुभव किए होंगे क्योंकि यह राष्ट्रीय बीमारी है। मादा स्केबीज त्वचा में घुसकर अंडे देता है, ठीक है, जो मादा स्केबीज होता है त्वचा में घुसकर अंडे देता है और धीरे धीरे क्या करता है, अपना साम्राज्य फैलाता है और जो है खुजली जो है आपके पूरे बदन में धीरे धीरे फैलने लगती है। तो इसको रोकना पड़ता है भाई, डॉक्टर सलाह लेकर रोकिए इसको। इंसेफेलाइटिस की बात कर लेते हैं। इंसेफेलाइटिस यह रोग जो है सूक्ष्म वायरस के द्वारा होता है। यह मच्छरों से फैलता है। यह अधिकांशतः जो है कच्छ क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए ये नाम आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कच्छ क्षेत्र कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में है। गुजरात में जो है इंसेफेलाइटिस के मरीज बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा जरूर, ठीक है। इसके लक्षण और चिन्ह क्या है, तेज बुखार आता है, पेशियों में ऐंठन होता है, गर्दन में अकड़न होती है, रोगी को जो है कोमा में चला जाता है। रोगी कहाँ के चलाता है, कोमा में भी जा सकता है। तेज बुखार, पेशियों में ऐंठन, गर्दन में अकड़न। निमोनिया की बात कर लेते हैं, ठीक है। न्यूमोकोकाई स्टेटोकोकाई के कारण जो है फेफड़े को, वायुकोष्ठ को प्रभावित करता है। वायुकोष्ठ क्या होता है, एल्वियोलाई, ठीक है। ये क्या करता है, ये हमें सांस लेने में सहायता करता है। तो निमोनिया के मरीज को सांस फूलता आप लोग देखे होंगे, तो क्योंकि चूंकि ये फेफड़े को ही संक्रमित करता है, एल्वियोलाई को, ठीक है, जिसको वायुकोष्ठ भी कहते हैं, तो इसलिए जो है सांस फूलने की समस्या आती है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। इसमें तेज बुखार, ठंड लग कर आना, चेहरा लाल या श्वसन या तेज हो जाता है, वही सांस फूलना। तीव्र खांसी होना, रक्तयुक्त बलगम कभी किया जा सकता है, साइनोसिस हो सकता है। अच्छा, परामर्श पे आते हैं। परामर्श क्या है, देखिए परामर्श किसको जरूरत होती है, देखिए जो कोई समस्या में होगा ना, समस्या में है या किसी काम को करना है, तो जो उसके बास होते हैं वो क्या करते हैं, उसको सब परामर्श देते हैं कि भाई ये देखिए इस काम को ऐसे करना है, ठीक है। या कोई पीड़ित है, कोई रोगी है, कोई डिप्रेशन में है, ठीक है, कोई चिंतित है बहुत, तो सबको ये परामर्श की जरूरत पड़ती है। परामर्श की जरूरत सबको पड़ती है, ठीक है, किसी न किसी रूप में। कोई शिक्षक देता है किसी को डॉक्टर देता है, तो परामर्श की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो 1-to-1 होता है वो मुख्य रूप से परामर्श के नाम से जाना जाता है, यानी कि एक परामर्शदाता और एक प्रार्थी, ठीक है। रॉबिन्सन साहब क्या कहते हैं कि परामर्शन का लक्ष्य व्यक्ति के समायोजनात्मक अनुभूति और न केवल तत्कालिक अपितु दीर्घकालिक परिस्थितियों में भी उसकी समाज में सार्थकता में वृद्धि करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि सार्थकता में वृद्धि की बात कौन करते हैं, बस इतना ही कीवर्ड पकड़ना है। रॉबिन्सन साहब सार्थकता में वृद्धि की बात करते हैं, इतना सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्मिथ साहब की बात कर लेते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसमें परामर्शदाता परामर्शी का चयन, योजना से संबंधित तथ्यों की व्याख्या करने या समायोजनात्मक जो उसे स्थापित करने की आवश्यकता होती है के लिए सहायता करता है, ठीक है। तो जो समायोजन की बात करते हैं, समायोजन को स्थापित करने की बात करते हैं, वो स्मिथ साहब करते हैं, ठीक है। जो समायोजन को स्थापित करने की बात करते हैं वो स्मिथ साहब करते हैं, ठीक है। और जो सार्थकता की में वृद्धि की बात करते हैं परामर्श से संबंधित, वो रॉबिन्सन साहब करते हैं।
ऐसे ही आपको याद करना है कीवर्ड बना के, ठीक है, कि अन्य लोगों के से ना मिलता हो और एक नया कीवर्ड बन जाए। आप जो है बस वहाँ पर गोला ला के चले आएँ। ज्ञान बाद में बटोर लीजिएगा, एग्जाम पहले निकाल लीजिए, ठीक है। क्रो एंड क्रो साहब की क्या बात है? साक्षात्कार परामर्शन का केंद्र बिंदु है, ठीक है। परामर्शन को केंद्र बिंदु कौन बताते हैं? केंद्र बिंदु की बात कौन करते हैं? क्रो एंड क्रो साहब करते हैं। बस ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। परामर्शन का विस्तार क्षेत्र है, यानी कि किस किस क्षेत्र में जो है परामर्श लिया दिया जाता है। मुख्य रूप से शैक्षणिक संस्थान में अध्यापक देते रहते हैं, ठीक है, बच्चों को ये करो, साफ सफाई रखो, ऐसे पढ़ाई करो, वैसे पढ़ाई करो, शिष्टाचार सदाचार, ठीक है, सब कुछ बताते हैं। परिवार, बिल्कुल बच्चों को परिवार में सिखाया जाता है शिष्टाचार, धर्म से संबंधित बातें, बड़ों को जो है सम्मान देना, कौन सा काम कैसे करना है। प्राथमिक उपचार केंद्र, वहाँ पे बताया जाता है डॉक्टर द्वारा कि हम तो उपाय कर दिए हैं, लेकिन इसमें ये दवा लीजिए, वो दवा लीजिए, चाहे हमसे नहीं हो पाएगा दूसरे डॉक्टर के पास जाइए। कार्यस्थल पे बास साहब जो है परामर्श देते हैं कि आपको ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है। सामुदायिक केंद्र में, कोई भी सरकारी केंद्रों पे जो है जो बास वगैरह होते हैं देते हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं में, यानी कि एनजीओ वगैरह में भी जो हेड होते हैं कैसे काम करना है, ठीक है, वो सब दिया जाता है। आवासीय संरक्षण में, मनोशैक्षिक निर्देशन उपचार केंद्र में, ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक रूप से डिप्रेस्ड लोग हैं उनको मनोशैक्षिक क्षेत्रों में निर्देशन दिया जाता है, उपचार किया जाता है उनका। तो ये जो है परामर्श क्या है? विस्तार क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे जो है काम होता है। उद्देश्य क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले और बता दूं कि फिर से शुरू में बताया था आपको कि जो संस्थाएं वगैरह है ना, उसका मैं बहुत डिटेल में एक वीडियो बना दिया हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 180 वीडियो वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया गया वहाँ पे। तो मैं नहीं समझ रहा था कि इस वीडियो को और लंबा किया जाए और बहुत बड़ा किया जाए, तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है 3 वीडियो में लगभग जो है विशेष मुख्य टॉपिकों को मैं कंप्लीट कर दिया हूँ, ठीक है। और मुझे आशा है कि आपको जो है आइडिया या 50 से 55% क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएंगे आपके, ठीक है। परामर्श के उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के संसाधन का संवर्धन है, व्यक्ति के संसाधन का संवर्धन है, मानसिक स्वास्थ्य है, ठीक है। देखिए व्यक्ति के अंदर कौन सा गुण है उसको निखारे, जो काउंसलर होता है उसको बताता है, तो उसी को कहते हैं कि व्यक्ति के संसाधन का संवर्धन है, उसको आगे बढ़ाना है। मानसिक स्वास्थ्य, अगर कोई मानसिक रूप से डिप्रेस है तो उसके स्वास्थ्य को कैसे ठीक किया जाए, ये भी परामर्श में आता है, उसका उद्देश्य होता है। स्वात्मीकरण, यानी कि अपने आप को क्या करिए, आत्मीकरण करिए कि आप जो है क्या चाहते हैं, आप क्या हैं, अपने आप को भी जानिए, ठीक है। ये भी परामर्श का उद्देश्य है। आत्मसिद्धि फिर से वही बात है, ठीक है, कि आप में जो है कौन सी अच्छाइयाँ हैं, कौन सी बुराइयाँ हैं, उसको आप जानिए और एक चीज़ को लेके पकड़िए और जो है उसको आगे बढ़िए लेके, ठीक है। संपूर्ण व्यक्ति के विकास का सहज बनाना, यानी कि व्यक्तित्व को अपने बहुत ही कॉम्प्लेक्स जटिल मत बनाइए, विकास को अपने जो है व्यक्तित्व क्या बनाइए, सहज बनाइए और सहज तरीके से विकास करिए, आगे करिए, ठीक है, आगे बढ़िए। ये परामर्श का क्या उद्देश्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हो सकता है तो जो है शाम तक एक और वीडियो लाऊंगा आपके लिए, जिसमें क्या होगा, क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन बैंक होंगे लगभग 30-35, तो वहाँ से भी हो सकता है हेल्प मिले आपको। इसी के साथ जो है देखिए, जितने भी मैं एक बार बता दूं, जितना भी मैं आपको क्वेश्चंस दिया हूं उसमें जो है देखिए कोई भी मास्टर जो है बुक से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। थ्योरी से हो, क्वेश्चन बैंक से हो, कोई भी टीचर हो, चाहे दुनिया कितना भी बढ़िया टीचर हो, अपने आप वो आत्मज्ञानी नहीं है, ठीक है। और जो बुक्स बनती हैं वो भी कहीं से ना कहीं से कलेक्ट करके ही लाते हैं हम लोग, या खुद से बनाते हैं थ्योरीज, तो हम लोग वही काम करते हैं जो सब करते हैं। देखिए कई बुक्स का निचोड़ है उसमें, ये सच बता रहा हूँ आपको, कई बुक्स का निचोड़ है, जो भी मैं 29 बनाया हूँ आपके लिए 2 पॉइंट जो करके है सीरीज, महामैराथन वाला या गेस्ट पेपर वाला। तो आप जो है एकदम निश्चिंत रहिए, जितना पढ़े हैं उस पर कॉन्फिडेंस डेवलप करिए और अपने आप पे विश्वास रखिए। सबसे बड़ी बात यही है, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। इसी के साथ चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।